हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मेरे नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट डेली बेसिस पे मिलती रहे। दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द 10 मोस्ट अनलकी क्रिकेटर हु नेवर प्लेड फॉर इंडिया। जी हाँ, 10 ऐसे हमारे क्रिकेटर जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना बहुत नाम कमाया है, लेकिन फिर भी वो भारत के लिए खेलने में नाकाम रहे। दोस्तों, हम अपने जानते हैं कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हर क्रिकेटर का एक सपना होता है। हर क्रिकेटर का अंतिम ये लक्ष्य होता है कि वो भारत के इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। भारत जैसे उत्साही और वो क्या कहते हैं क्रिकेट प्रेमी देश को छोड़िए, जहाँ हर एक बच्चा अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। कभी कभी लोगों का यहाँ पेशेंस भी टूट जाता है। एक खिलाड़ी का घरेलू रिकॉर्ड अच्छा होता है और चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए उसे लगातार रन बनाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्लेयर थे जिनका शानदार घरेलू रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उनका किस्मत ऐसा रहा कि कभी वो भारत के लिए खेलने का उनको मौका नहीं मिला। इसलिए हम उन प्लेयरों को दुर्भाग्यशाली क्रिकेटर बोलेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं में से मैं कुछ आपके सामने 10 ऐसे क्रिकेटर के नाम को लाया हूं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे डोमेस्टिक जायंट के बारे में सुनने को मिलेंगे, जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा कि भारत के जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी इतने अच्छे से प्लेयर खेले होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बारी आती है नंबर 10 पे आशीष विस्टन जयदी। जी हाँ दोस्तों, आशीष विस्टन जयदी 1988 का साल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का भारत का दौरा, वो भारतीय दौरे पे आते हैं और भारत अब निश्चित पुरातन समस्या से जूझ रहा होता है। जी हाँ, भारत की क्या समस्या थी? तेज गेंदबाज। उस दौर पर रशीद पटेल से लेकर के संजीव शर्मा तक बॉलर थे जिन्होंने थकते हुए कपिल देव का साथ देने की कोशिश की, लेकिन ये गेंदबाज नाकाम रहे। आलम यह था कि एक टेस्ट मैच में तो कपिल देव मात्र एक ऐसे गेंदबाज थे जो कि मध्यम तेज गति के गेंदबाज थे, बाकी सारे स्पिनर्स हुआ करते थे। उसी साल ठीक कानपुर के एक ट्रायल मैच में एक 17 साल का बालक तबाही गेंदबाजी कर रहा था। वो लड़का जो आगे चल करके उसके बारे में कहावत बनी कि वो गेंद को ताड़ी पिला देता है, उसके हाथ से गेंद घूमती नहीं झूमती थी। उसका जैसा नाम था आशीष विस्टन जयदी। अपने हिंदू प्रथम नाम, ईसाई मध्य नाम और मुस्लिम लास्ट के नाम होने के कारण लोग उसको कभी कभी मजाक में अमर अकबर एंथनी का भी नाम दिया करते थे। मगर सब कुछ फिजूल। अगले 10 सालों तक वो लड़का अपने साथ खेले गए खिलाड़ियों को इंडिया खेलते देखता रहा। उसमें से थे जवागल श्रीनाथ, सुब्रतो बनर्जी, विवेक राजदान, अजय जडेजा, नैन मोंगिया, यहाँ तक कि आशीष कपूर और ज्ञानेंद्र पांडे को भी ये लड़का खेलते हुए भारतीय टीम में देखता रहा और बस वो पाटा पिच पे पसीना बहाता रहा। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के पूर्व छात्र आशीष ने अपने राज्य के लिए मतलब उत्तर प्रदेश के लिए 18 साल तक कैरियर में 157 प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले, जिसमें 427 विकेट लेने के बाद 17 दिसंबर 2006 को उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। साल 1999-2000 की बात है और वो गेंदबाज अब तक से पक चुका था। विदर्भा के खिलाफ उसी साल एक रणजी मुकाबले में मोहम्मद सैफ ने अगर एक विकेट नहीं लिया होता तो वो गेंदबाज अपने 10 के 10 विकेट ले लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आशीष विस्टन जयदी ने उस मैच में मात्र 45 रन दे करके 9 विकेट लिया और उस पूरे सीजन में यानी 1999 और 2000 सीजन में आशीष विस्टन जयदी के कुल 49 विकेट थे। और दोस्तों, क्रिकेट के जैसे गलियारे में एक कहावत है कि जब आप देश से मायूस हो जाओ तो अपने प्रदेश पे दिल लगाओ। जी हाँ, इसी का एग्जाम्पल में पद्माकर शिवलकर ने ऐसा किया, जोगिंदर गोयल ने किया। सो आशीष विस्टन जयदी ने भी यही किया। लगातार सालों तक वो रणजी ट्रॉफी खेलते रहे और अपने जूते टांगने का नाम नहीं लेते थे। हालांकि बातें उठने लगी थी जब साल आया 2005-06 का। उत्तर प्रदेश और बंगाल का एक फाइनल मैच था जिसमें से उत्तर प्रदेश की कप्तानी मोहम्मद कैफ कर रहे थे और उस मैच में आशीष का सपना साकार हुआ। और हालांकि आशीष ने उस मैच में महजदीप दासगुप्ता का विकेट लिया, लेकिन उनको रणजी ट्रॉफी को उठाने का सौभाग्य मिला। आशीष मन से तो काफ़ी पहले बना चुके थे कि वो अभी प्रथम श्रेणी क्रिकेट को संन्यास लेने। फिर अगले सीजन में वो भारी मन से अपने
अंतिम पड़ाव पे थे और उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। और दोस्तों आशीष के इस आंकड़े से पूछिए कि क्या उनके अंदर कमी रह गई थी कि वो भारत के लिए नहीं क्रिकेट खेल पाए। उनका ये आंकड़ा जो है हैरत अंगेज है। तेज गेंदबाजों को बिना चोट के 18 सीजन खेलना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जैसे तेज गेंदबाजों की मौजूदगी का मतलब ये था कि आशीष ने कभी भारत के लिए खेलने का उनको मौका नहीं मिला और अपने सपने के दिन का उजाला उन्होंने कभी नहीं देखा। बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश टीम के प्रबंधन रहे और मुंबई के पिच का मुआवना करने गए तो वहीं पे बैठे थे। तो सचिन तेंदुलकर ने उनको देख करके मजाक में फिर कहा, फिर तू आ गया? नहीं भाई, मेरा तो हो गया। आशीष विस्टन जैदी ने हंसते हुए जवाब दिया। तो इसके ऊपर सचिन तेंदुलकर ने बोला कि भाई आप जैसा ही इंसान हंस सकता है, हम होते तो रो पड़ते। जी हाँ दोस्तों, इसी से आप अनुमान लगा सकते थे कि आशीष विस्टन जैदी ने 18 साल तक किस दर्द को अपने अंदर छुपा करके क्रिकेट खेला होगा। तो दोस्तों आशीष विस्टन जैदी ने 110 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जिसमें उन्होंने 378 विकेट लिए और उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 9 विकेट था 45 रन दे करके, और उनका एवरेज था 27.79 का और इकोनॉमी था 2.89 की। और अगर आशीष की लिस्ट एक करियर के बारे में बात किया जाए तो आशीष 47 लिस्ट एक करियर में 49 विकेट लिए हैं और जिनका एवरेज था 29.32 का। अब दोस्तों 9वें नंबर पे बारी आती है अमरजीत केपी। अमरजीत केपी का जन्म 2 अक्टूबर 1960 को जालंधर प्रांत में हुआ था। एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर, वो मुख्य रूप से दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन मारने का एक रिकॉर्ड बनाया था। बाद में उनके रिकॉर्ड को अमोल मजुमदार ने 2009 में तोड़ा और तब तक से वो घरेलू क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट स्कोर था। हालांकि उनकी सफलता के बावजूद भी उन्हें कभी भारतीय टीम में खेलने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। क्या रहा होगा एक और कहानी। जब केपी ने सन 2000 तक 109 गेमों में अपने करियर को अलविदा कर दिया था, उस समय तक रणजी ट्रॉफी में वो 109 मैचों में 7,626 रन मारे 54.6 के औसत से, जिसमें उनके 27 शतक थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी उनको भारतीय शर्ट पहनने का मौका नहीं मिला। अमरजीत केपी ने 117 फर्स्ट क्लास मैचेज में 175 इनिंग में 24 बार नॉट आउट रहते हुए लगभग 8,000 के आसपास रन मारे, जिनका हाईएस्ट स्कोर था 210 और उनका 52.27 का एवरेज था। और उसी के साथ इनका लिस्ट एक करियर में जो था 32 मैच में 682 रन थे, 29 का एवरेज थे। और दोस्तों अगला बारी आती है एयर गौड़। एयर केरिकल तिपन्ना गौड़, जिनको हम शॉर्ट नेम से एयर गौड़ के नाम से जानते थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1971 में एक केरला में हुआ था। एक और भारतीय प्रो क्रिकेटर जिन्होंने घरेलू स्तर पर कर्नाटका और रेलवे के लिए खेला, वह मुख्य रूप से दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उन्होंने 1994 में कर्नाटका के लिए डेब्यू किया और 1 साल के बाद वो रेलवे में चले गए, जहां पे उन्होंने दो रणजी ट्रॉफी और 3 ईरानी ट्रॉफी जीतने में सफलता पाई। उन्होंने सेंट्रल जोन के लिए खेलते हुए दिलीप ट्रॉफी भी जीती और फिर 2006 और 2007 में उनकी कप्तानी करने के लिए वो फिर कर्नाटका में लौट गए, चूँकि बीसीसीआई ने उनको वहाँ पे एक तरह से प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई को कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। फिर वो 2011 तक वहाँ खेलने के बाद फिर से रेलवे वापस चले जाते हैं और वो 100 रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कुछ भारतीय क्रिकेटरों में से एक थे। जवागल श्रीनाथ ने एक बार उनको रेलवे का राहुल द्रविड़ कहा था। हालांकि घरेलू स्तर पर उनकी सफलता के बावजूद भी एयर गौड़ को कभी भारतीय टीम के लिए नहीं चुना गया। फिर 2001 और 2 में रणजी सीजन में 761 रनों के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने 2001 में, और 2001 में ही इंग्लैंड जाने वाली भारतीय ए टीम के हिस्सा भी थे। लेकिन 2012 में उन्होंने 17 साल के अपने करियर को यहीं पे पड़ाव दे दिया, जिसमें से उन्होंने 134 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हुए 7,650 रन मारे, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 221 और 45 का एवरेज था। और दोस्तों बारी आती है सुधांशु कोटक। जी हाँ, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज कोटक ने 130 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 8,100 रन मारे। वो 90 के दशक में सौराष्ट्र लाइनम के एक नियमित बल्लेबाज थे, लेकिन यहाँ भी उनके लगातार प्रदर्शन के बावजूद भी भारतीय टीम में उनको कभी खेलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद वो बाद में रिटायर हो गए और उसके अभी वो सौराष्ट्र टीम के कोच भी हैं। तो सुधांशु कोटक ने 130 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिसमें 8,061 रन मारे, 168 उनका उच्चतम स्कोर था, जिसमें 41.76 का एवरेज था, जिसमें उनके 15 शतक थे। अगला दोस्तों बारी आती है देवेंद्र बुंदेला।
138 रणजी कैप के साथ बुंदेला के पास टूर्नामेंट के 83 साल के इतिहास में सबसे अधिक प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड है। वो 1995-96 सीजन में खेल रहे थे और 40 साल के होने के बावजूद भी वो खेलते रहे थे और उन्होंने 9,654 प्रथम श्रेणी क्रिकेट रन मारे। उसके बावजूद भी उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर देवेंद्र बुंदेला जी का बात किया जाए तो देवेंद्र बुंदेला ने 164 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस में लगभग 10,400 रन मारे। 188 उनका उच्चतम था, जिसमें 43 का हाईएस्ट स्कोर था, जिसमें उनके 26 शतक थे। अगला बारी आती है दोस्तों श्रीधरन शरद। एस शरद तमिलनाडु से खेलने वाले महानतम बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने तमिलनाडु के लिए 139 मैचेस में 51 के औसत से 8,700 प्रथम श्रेणी क्रिकेट के रन मारे। अब तक से एकमात्र रणजी खिलाड़ी जिन्होंने 100+ रणजी ट्रॉफी खेले और अभी भी 50 से अधिक के औसत पे समाप्त हुआ। एक बेहद शर्म की बात है कि ऐसे खिलाड़ियों को भी कभी भारतीय क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी उन्हें व्यापक रूप से रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। तो एस शरद ने 139 प्रथम श्रेणी मैचेस में 8,700 रन मारे। 224 उनका हाईएस्ट स्कोर था। उनका एवरेज था 51.17 का। अगला बारी आती है दोस्तों पद्माकर शिवालकर। वह एक महान गेंदबाज। पद्माकर शिवालकर कई विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रणजी ट्रॉफी में एक बुरे सपने जैसे थे। रणजी ट्रॉफी में उनके नाम शानदार रिकॉर्ड रहा। ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि उन्होंने सबसे रणजी ट्रॉफी मुंबई के लिए 25 से अधिक सीजन खेले। उन्होंने 125 मैचेस में 19.69 के औसत से 589 विकेट लिए, लेकिन कभी भी उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। तथ्य दोस्तों ये भी है कि इतने सालों तक मुंबई के लिए खेले, ये साबित करता है कि वो उनके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनको भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। भारत जैसी जगह जहां स्पिनर इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पद्माकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने आप को भी अपनी क्वालिटी को दिखाने का उनका कभी मौका नहीं मिला। उन्हें सबसे बदकिस्मत स्पिनरों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। शिवलकर की कहानी भी एक राजेंद्र गोयल जैसे थी। वो भी भारतीय टीम में अपना स्थान बनाने से चूक गए थे और जिस समय उनका करियर में जैसे वी.वी. चंद्रशेखर थे और उसके बाद बिशन सिंह बेदी थे, तो दो इट वॉज नॉट एज प्रोलिफिक एज गोयल, लेकिन फिर भी उनके जो परफॉर्मेंस थे वो काफ़ी सराहनीय थे। तो उन्होंने अब तक से 27 सीजन में 124 मैचेस में 19.89 के औसत से 589 विकेट लिए। और उनको बाद में शिवालकर जी को C.K. नायडू कर्नल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब दोस्तों बारी आती है राजेंद्र गोयल का। राजेंद्र गोयल के नाम पे रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक 637 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। सुनील गावस्कर ने एक बार स्वीकार किया था कि एक ऐसे गेंदबाज थे जो 700 विकेट का आंकड़ा पूरा करेंगे, और जी हाँ, ये 700 के करीब पहुंच गए थे। और सुनील गावस्कर ने इनको बेदी चंद्रशेखर और प्रसन्ना से भी काबिल गेंदबाज बनाया। गोयल सबसे बदकिस्मत भारतीय क्रिकेटर में से एक थे, क्योंकि उनका जन्म भारत की स्पिन चौकड़ी के युग में हुआ था। वो घरेलू सर्किट में मजे से विकेट लेते थे, तभी भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनको महान गेंदबाजों के रूप में माना जाता है। और दोस्तों एक गलत युग में जन्मे, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है। अगर वो किसी और युग में पैदा हुए होते तो वो ना निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए खेले होते और बहुत सारे विकेट भी लिए होते, लेकिन ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनको एक भी मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। और दोस्तों दुर्भाग्य से एक स्पिनर जिनका करियर एरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी के साथ में मेल खाता था, सुनील गावस्कर ने, जैसे मैं पहले बताया था, गावस्कर ने एक बार इनको बेदी से बेहतरीन गेंदबाज बताया था। फिर इन्होंने 27 सीजन में करियर में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 637 विकेट लेने के साथ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में समाप्त हुए। और उन्होंने एक सीजन में 15 बार से ऐसा कारनामा किया जब वो एक सीजन में 25 से ज़्यादा विकेट लिए। हालांकि गोयल जी को 1964-65 में एक बार श्रीलंका के खिलाफ एक अनौपचारिक टेस्ट मैचेस में खेलने का मौका मिला था। और दोस्तों दूसरा नंबर पे बारी आती है दिल्ली के मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास को दिल्ली क्रिकेट के एक तरह से लेजेंड माना जाता है। उन्होंने 2008 में रणजी ट्रॉफी भी जीती थी दिल्ली के लिए, और दिल्ली के वो कप्तान भी थे, और उन्होंने दिल्ली के लिए 8,000 से अधिक रन मारे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे पीढ़ी में पैदा होने के लिए वो एक बदकिस्मत थे। बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी टीम में आने के लिए, नहीं तो वो निश्चित रूप से भारत के लिए खेलते। और 2007-8 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी खिताब के लिए दिल्ली के दौड़ में वो एक प्रमुख व्यक्ति थे, जहां उन्होंने
98 रन मारा। और मिथुन मिन्हास ने 157 प्रथम श्रेणी मैचेस में 9,714 रन मारे, जिनका हाईएस्ट स्कोर 205 का था, जिसमें इनका 45.82 का एवरेज था। अब दोस्तों लास्ट बारी आती है वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट क्रिकेटर और वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर अमोल मजुमदार, अमोल अनिल मजुमदार, जिनका जन्म 11 नवंबर 1974 के एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि घरेलू स्तर पर पहले मुंबई और फिर बाद में असम के लिए खेले हुए मुख्य रूप से दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उन्होंने अमरजीत के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारने का रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड बनाया। बाद में उनके रिकॉर्ड को मुंबई के ही दोस्त वसीम जाफर ने तोड़ा। लेकिन दोस्तों ये भी माना जाता है कि अमोल मजुमदार किसी राजनीतिक कारण से भारतीय टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों बता दूं कि मजुमदार ने बीपीएम हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर अपने कोच रमाकांत आचरेकर के अनुरोध पर वो शारदाश्रम विद्या मंदिर चले गए। वही स्कूल है जहाँ पर उनके साथी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली थे। उनके वही कोच भी थे जिन्होंने सचिन और विनोद कांबली को कोचिंग किया था। जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने हैरिस शील्ड के मैच में जब 664 रन की अटूट साझेदारी की, तो उसमें जो अगले बल्लेबाजी करने वाले थे वो अमोल मजुमदार है। उनके लिए दुख की बात होती है कि आने वाले चीज़ों का कभी कभी इंसान को संकेत होता है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए खेलने का इंतजार भी रहा और उस पारी में भी उनका इंतजार खेलने का रहा, वो इंतजार खत्म नहीं हुआ। तो अमोल मजुमदार को अब तक से सबसे बदकिस्मत भारतीय क्रिकेटर में से एक कहना सुनिश्चित है। घरेलू क्षेत्र में इतना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन्हें कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने 1993-94 की रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में फरीदाबाद में हरियाणा के खिलाफ 260 रन मार विश्व रिकॉर्ड पारी के बावजूद, जिस पारी को बाद में 2018 में अजय रोहरा द्वारा तोड़ा गया था, तब तक से वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया और 21 साल के कैरियर में उनको कभी भी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों ये इसलिए नहीं मिला कि उस समय उनकी टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे। अब दाएं हाथ इस बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट में मौज मस्ती के लिए रन बनाए, लेकिन जो फेब फोर जिसमें राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और बीवीएस लक्ष्मण होने के कारण अमोल मजुमदार को कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मजुमदार ने 171 फर्स्ट क्लास मैचेस में 11,167 रन मारे, जिसमें 260 उनका उच्चतम था, 48.13 का औसत था, जिसमें उनके 30 शतक और 60 अर्धशतक शामिल थे। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे को कमेंट देना कि आज का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। तो कल का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बता दूं। हु बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश बॉलर हु टेक द विकेट ऑफ हिज फर्स्ट बॉल इन द लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल। जी हाँ, ओडीआई में अपने पहले बॉल पर विकेट लेने वाला इंग्लिश गेंदबाज कौन था? तो जी हाँ, उसका नाम है जेफ आर्नोल्ड। जेफ आर्नोल्ड वाज द फर्स्ट बॉलर ऑफ द वेस्ट इंडीज हु टुक फॉर इंग्लैंड हु टुक द विकेट ऑन हिज फर्स्ट डिलीवरी इन द ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 300 रन इन अ सिंगल इनिंग। एक टेस्ट मैच के एक इनिंग में सबसे पहले 300 रन मारने वाले दुनिया के कौन से बल्लेबाज हैं? और दोस्तों आज का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं। आप जानते हैं कि एक ओवर में एक गेंदबाज कितना रन दे सकता है और एक बल्लेबाज कितना रन बटोर सकता है? जी हाँ, एक बार एक ओवर में 77 रन का भी हाईएस्ट स्कोर हुआ है। अगर इसमें से 9 बॉल आउट वाइड भी थी और जिसमें मैं दोस्तों नॉर्मली एक ओवर में 40-45 रन भी होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था वेलिंगटन में एक बॉलर था वर्ड वेन्स, जिन्होंने 77 रन दिए थे एक ओवर में, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के दिए थे और बाकी 3 बार 2 रन था। तो दोस्तों इसी के साथ साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को आप यूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को ढेर सारे कमेंट दें जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच।